लेक्चर 17, ये लेक्चर गामा डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे थे तो था, और इसकी वैल्यू हम लोगों को गामा अल्फा के बराबर मिल रही थी। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक फंक्शन डिफाइन किया गया, फंक्शन एफ एक्स 1 बाई गामा अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 to infinity अल्फा ग्रेटर देन 0, एंड इसे कहा गया इट इज अ गामा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वेरीफाई हो सकता है क्योंकि इसका इंटीग्रल 1 आएगा, आप देख रहे हैं, और इस फंक्शन की वैल्यू एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर दें, कुछ पैरामीटर और इंक्लूड कर दें, लाइक दिस बीटा टू द पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 e टू द पावर माइनस बीटा एक्स की जगह पर हमने ले लिया बीटा एक्स, तो फिर एक नया फॉर्म बन गया जिसे हम लोग कहते हैं 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके 2 पैरामीटर हैं अल्फा और बीटा। अगर आप इसका भी इंटीग्रल निकालें, सॉल्व करें मैनुअली, तो इसका इंटीग्रल 1 आ जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और दूसरी बात कि इस फंक्शन की भी वैल्यू फॉर ईच एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, इसलिए this function given in B is also a probability density function. Generally, we denote it as gamma, alpha, beta. Some writer write it as gamma, beta, alpha. So whatever notation you should follow, you should take that notation, but I will be using gamma, alpha, beta. So alpha is the parameter which is raised to the power of x, and beta is the parameter which is raised to the power of e. अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की बात करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा हमेशा बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है। इसका कर्व डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा अपना नेचर चेंज करता है। हाँ, और इसलिए हम लोग कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ इसका नहीं बना सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जनरली बना ले रहे थे। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यू को असाइन करके कुछ नए नए डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम अल्फा बराबर 1 ले लें, तो अल्फा बराबर 1 लेने पर इसका फॉर्म हो जाएगा बीटा e टू द पावर माइनस एक्स बीटा। अब इस फंक्शन को, इस डेंसिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर बीटा। सिमिलरली अगर हम अल्फा बराबर n बाई 2 पुट करें, n इज द नंबर ऑफ सैंपल साइज, एंड b इक्वल्स टू हाफ, बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ले लें, तो ये डेंसिटी फंक्शन b फॉर्म जो लिखा हुआ था ये आपका ये वाला फॉर्म ले लेता है। और इसे हम लोग कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नया शब्द है जो आप लोगों को हायर क्लासेस में बताया जाएगा। इसके और भी फॉर्म यूज किए जाते हैं, जैसे अगर आप ही रोहतगी की बुक देखें तो उन्होंने इस गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्म यूज किया है। एक सिंपल वेरी पैरामीटराइजेशन है। हम अपने को रिस्ट्रिक्ट करेंगे आगे जो हमने पीटीएफ फॉर्म भी में लिखा हुआ है उसी पर। अब प्रश्न है कि इनके मोमेंट्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ ये जाना जाए। तो सबसे पहले हमने इसके लिए गामा का मोमेंट निकालने की कोशिश करी, और rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन डिफाइन किया गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r, और इसका एक सिंपल इंटीग्रल आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और ये फाइनली आपको मिलेगा गामा r प्लस अल्फा बीटा टू द पावर r गामा अल्फा। अब आप इसमें r की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर डिफरेंट r आपको मिल जाएगा, और बाय द हेल्प ऑफ दैट
मैंने μ1 डैश कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, μ2 डैश कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, और इन दोनों की सहायता से ये पता चला कि अल्फा बाई बीटा रेंडम वेरिएबल x का मीन है और वेरिएंस इसका अल्फा बाई बीटा स्क्वायर है। मीन और वेरिएंस के बीच में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है बीटा पर, कि अगर बीटा 1 है तो दोनों बराबर होंगे, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो मीन बड़ा होगा, वेरिएंस छोटा होगा, अगर बीटा लेस देन 1 है तो मीन छोटा होगा, वेरिएंस बड़ा होगा। हाँ, अब आप लोग के लिए एक्सरसाइज यहाँ दिया गया कि व्हाट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान चीज़ है, आप यहीं से पता करके बता सकते हैं। एनीवे, next I have calculated mu3 dash, mu4 dash such that we can know the value of mu3 and mu4, and by doing some manipulation after putting the values of mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash, we obtained the mu3 and mu4. mu3 has 2 alpha by beta cube and mu4 has 3 alpha plus 2 by beta 4. And by the help of this you can obtain beta 1 and beta 2, as beta 1 is equals to 4 by alpha and beta 2 is equals to 3 times alpha by plus 2 by alpha. And hence you can obtain gamma 1 as 2 upon under root alpha and gamma 2 as 6 upon alpha. Hence we can say that beta 1 and beta 2 are independent by parameter beta of gamma distribution, and 2 by alpha root alpha is skewness and 6 by alpha is kurtosis of gamma distribution of the form B. If you want to obtain mode of gamma distribution, so you have to maximize the function and obtain the maxima, and after taking the log for the simplicity we differentiated, and it comes to be alpha minus 1 by beta provided alpha is greater than 1, because if alpha is less than 1 then it will be negative value, and x is since positive and mode, so mode must be positive, hence alpha must be greater than 0 if you want to find mode of the gamma distribution. And here we have checked that whether this value is providing maxima or not. So the second differentiation is obtained, and we found that it is always a negative value at x is equals to this. A median is not easy to calculate in closed form, so generally we do not talk about the median. But you can obtain harmonic mean of gamma distribution, since we know that expectation of 1 by x provides 1 upon harmonic mean. So you can obtain 1 upon harmonic mean as this one, and it comes to be beta gamma alpha plus minus 1 by alpha, and hence harmonic mean is alpha minus 1 by beta. Again, alpha must be greater than 1. Next is moment generating function of alpha beta. It comes to be 1 minus t by beta to the power minus alpha, provided t by beta is less than 1 and t is less than beta. Here also in solving this moment generating function, we take a substitution beta minus x into beta minus t into x is equals to z. Now we are taking beta minus 1 as positive value, and then we are solving this integral. So here again condition is that beta must be greater than t. Now by the help of by obtaining moment generating function, we can check whether gamma distribution follows reproductive property or not. So what I decide, I take different random variables x1, x2, xn, and we suppose that they are all independent and all are having alpha and beta as parameter. Means
the parameter of x1 is alpha beta, parameter of x2 is again alpha beta. So if different random variables are having same parameter and same probability distribution, then variables are said to be identically distributed. So we have taken x1, x2, xn as identically distributed and independently distributed. So you can say that x1, x2, xn are identically, independently distributed random variable with parameter alpha and beta. And we want to find summation x1, summation of xi, probability distribution of, what is probability distribution of summation of xi. So again we take the moment generating, help of moment generating function as we are usually doing in different distributions, and we came to know that it is 1 minus t by beta to the power minus alpha. So again we are getting, it is a form of moment generating function of gamma distribution which we derived earlier, but the difference is that in our NGF here it was alpha, and in this case here it is minus n times alpha. So we can say that it is moment generating function of gamma with parameter n times alpha and beta. Okay, so y follows gamma distribution. Now suppose x1, x2, xn are not identical. Suppose we are varying parameter alpha but keeping parameter beta fixed for all random variables. Then what will happen? Here all alpha will be added. Then again it will be a gamma distribution with parameter summation alpha I and beta. But if we change this beta parameter for each random variable, like alpha beta 1, for this alpha beta 2, for xn alpha beta n, then we can't show that the summation xi follows gamma distribution, because then here all beta will vary and bases will not be same, hence we will not be able to add the powers. Okay, so these things are written here in note. So can we say that exponential, now a question for your thinking, can we say that exponential distribution and chi-square distribution follow repetitive property? If yes, then what is the PDF of y in both cases? Y means sum of n independent random variables as defined on the top of this page. Okay, so you have to do this exercise. Now the problem, let us consider the problem of calculation of probability in case of gamma random variable. So let us take an example. Let x follows gamma with parameter 2 and 3. I am here taking a small number. You can take 12, 15, 20, 30, whatever you can say, you can choose, you can say. But I have taken a smaller value with a specific purpose. And we want to find probability that x lies between 4 to 6. Then we know that we have to integrate the probability density function of this x over the range 4 to 6. So what is probability density function of x in this case? It is 9 upon gamma 2 x to the power 2 minus 1 e to the power minus 3x. So it is, now the probability is 9 integral 4 to 6 x e to the power minus 3x dx. Now we have to solve this integral. To solve this integral, I put a substitution, minus 3x equals to 2, and we make the corresponding changes in this integrand as per this substitution. And after solving, we get the probability is 13 e to the power minus 12 minus 19 e to the power minus 18. Now, here, if my alpha parameter was 20, then what will happen?
then in this integral, after taking the substitution, you will get power of 20, and it will be a tedious job